Okay, so this is paper 1 of your स्पेसिमेन 2025 का पेपर है IT 9626 का, और आज की क्लास के अंदर हम इंशाल्लाह इसको सॉल्व करेंगे। जस्ट आफ्टर दिस क्लास यू गाइस आर रिक्वेस्टेड कि आप लोग अपने पास इसको कंप्लीट कर लो। तो मेरे पास बेटा एक इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा हुआ है कि एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। डिस्क्राइब 3 टास्क ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को आप अपने पास विंडोज़ कह सकते हो, या विंडोज़ 11 हो गई, विंडोज़ 10 हो गई, ये सब आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल्स में आ जाता है। लेकिन अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हाउ इट इज़ गोइंग टू वर्क, मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू यूज योर कंप्यूटर प्रॉपरली। So these are some tasks of an operating system that you can write here। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैं आपके पास यहाँ पे लिख रहा हूँ कि अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक काम मेरे पास तो ये होगा दैट इट हेल्प्स यू टू एलोकेट योर मेमोरी टू योर सॉफ्टवेयर्स। या हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये भी हो सकता है कि आपके पास डेटा को सेंड करे, इंस्ट्रक्शंस को सेंड करे। किसके किसके पास? आपके हार्डवेयर्स के पास। अगर हार्डवेयर्स के अंदर मेरे पास आ जाएगा कीबोर्ड हो गया, मेरे पास माउस हो गया, ये सारी मेरे पास चीज़ें हो गई। और ये भी हो सकता है कि इफ आई एम यूजिंग एन ऑपरेटिंग टास्क दैट मीन्स दैट विद द हेल्प ऑफ इट आई कैन रिस्पॉन्ड टू द इनपुट डिवाइसेस। एंड अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन इवन ओपन एंड आई कैन इवन क्लोज फाइल्स ऑन माय स्टोरेज डिवाइसेस। ऐसा भी हो सकता है। या अगर मेरे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इट गिव्स मी द कैपेबिलिटी ऑफ मल्टीटास्किंग, मतलब मैं एक प्रोग्राम्स के साथ, मतलब ज़्यादा प्रोग्राम्स के साथ मैं वर्क कर सकता हूँ। अच्छा, इसके बाद मेरे पास जो है, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 आपके अंदर लिखा हुआ है कि अ कंपनी इज इन्वेस्टिगेटिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय अ लोकल सुपरमार्केट। द कंपनी इज यूजिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज टू कलेक्ट डेटा। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ हाउ द कंपनी कैन। अच्छा, अब अगर डेटा कलेक्शन की बात आती है तो डेटा कलेक्शन की हमारे पास 2 सोर्सेज हैं। एक डायरेक्ट हो सकती है, एक इनडायरेक्ट हो सकती है। अगर डायरेक्ट है तो डायरेक्ट में हमारे पास ये आ सकता है कि आई कैन इंटरव्यू पीपल। मैं लोगों को इंटरव्यू कर सकता हूँ। डायरेक्ट सोर्स में मेरे पास है आई कैन इवन इंटरव्यू पीपल। और कौन कौन सी डायरेक्ट सोर्सेज हैं बेटा? आप क्वेश्चन एड हो सकते हैं। मतलब ये देखो कि इसमें ये हो रहा है कि आप अपने पास डायरेक्टली लोगों के पास जा रहे हो और आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हो। और भी चीज़ें हो सकती हैं इसके अंदर, मतलब यू डू नॉट नीड टू राइट हियर, लेकिन मैं अलहदा से बता रहा हूँ। मतलब यू कैन राइट हियर ईमेल्स, मेल्स लिख सकते हो तुम लोग। या तुम लोग इसके अंदर ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म्स भी लिख सकते हो। अगर इनडायरेक्ट सोर्स है तो इनडायरेक्ट सोर्स क्या है? वर्ड ऑफ माउथ आपका। कि फॉर एग्जांपल मारिज ने मुनीब को अपने वर्ड ऑफ माउथ से कहा कि यार एक टीचर है सर वहाँ में, वो आईटी पढ़ाते हैं, वो कवर करा देंगे। तो इसमें देखो, मेरे पास जो मुनीब है वो डायरेक्टली आया नहीं था, मुझसे मिला नहीं था। वो एक इनडायरेक्ट सोर्स के ऊपर उसने रिलाई किया, उसने एक वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर रिलाई किया कि यार अच्छा मैं जाके देखता हूँ। लेकिन अगर मुनीब मेरा पहले से एक स्टूडेंट होता तो वो अच्छी फीडबैक देता। सिमिलरली जिस तरह से मारिज वॉज माई स्टूडेंट, उसने अच्छा फीडबैक दिया बिकॉज दैट वाज अ डायरेक्ट सोर्स। तो इस तरह से यू कैन इवन कंट्रास्ट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज के अंदर ये भी आ सकता है कि यू कैन इवन डू दैट बाय मॉनिटरिंग योर कस्टमर परचेजेस।
क्योंकि इस सवाल में तो ये है कि डिस्क्राइब हाउ द कंपनी कुड कलेक्ट डेटा फॉर ईच सोर्स, तो हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अदर कंपनीज मार्केटिंग डेटा से भी आप ट्रेंड्स को निकाल सकते हो, तो दैट्स हाउ यू कैन वर्क ऑन दैट। दैट्स डन फॉर द क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे सवाल के ऊपर। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है कि एन ऑफिस वर्कर इज एंटरिंग डेटा इनटू अ कंपनी स्टाफ डेटाबेस, द टेबल शोज सम ऑफ द डेटा टू बी एडेड, अ फॉर्मेट चेक इज अप्लाइड, assess the effectiveness of using the format check to validate the data। सर अच्छा ये जी, अब फॉर्मेट। यहाँ पे दो चीजें दी हुई हैं यार। एक चीज तो कहता है कि ये बताओ कि डाटा की इफेक्टिवनेस क्या है अगर मैं फॉर्मेट चेक यूज कर रहा हूँ टू वैलिडेट डाटा। टू आई ऑल्सो नीड टू इंक्लूड एग्जांपल्स इन योर आंसर। सो दिस क्वेश्चन इज फॉर 6 मार्क्स। तो सबसे पहले तो इफेक्टिवनेस के बारे में बात करते हैं। अब इफेक्टिवनेस आपके पास एक ये चीज होती है, मतलब कि कौन सी चीज कितनी ज्यादा आपके लिए बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग मुझसे क्लास ले रहे हो, तो मतलब राइट नाउ हम लोग एग्जाम के बहुत करीब हैं। तो आई वुड नॉट जस्ट गेट इनटू एवरी डिटेल ऑफ द चैप्टर एंड आई ओनली टेल यू जो जो आपके एग्जाम के अंदर आपके लिए इफेक्टिवली यूटिलाइज हो सकता है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जितना भी कंटेंट है वो सारा मैंने सॉर्ट आउट कर दिया, फिल्टर कर दिया, सिर्फ अपने दोनों स्टूडेंट्स को वो बताया जो उनके लिए इफेक्टिव है। सो दैट मीन्स दैट दिस इज दैट यू नीड। अब इस सवाल के अंदर हमसे वो ये कह रहा है कि फॉर्मेट चेकिंग की इफेक्टिवनेस बताओ कि वो कितना कामयाब है। तो आई एम श्योर दैट आई एम एबल टू कन्वे माई पॉइंट। तो अगर यहाँ पे हम फॉर्मेट चेक की बात करते हैं, तो देखो फॉर्मेट चेक सबसे पहला काम तो हमारे पास ये करेगा कि format check pick up errors, so rejected data does not meet data structure। Format check picks up errors, so rejected data that does not meet the data structure। That means के इसका क्या मतलब है कि आपका जो डेटा है, your data should be in the exact required format। एग्जैक्ट रिक्वायर्ड फॉर्मेट के अंदर वो डाटा होना चाहिए। अब आपके पास जो है वो इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल के अंदर ये हो सकता है कि वैलिड एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय डेटा दैट वुड बी रिजेक्टेड बाय फॉर्मेट चेक। अगर आप इसके अंदर दो लाइंस यहाँ पे मजीद लिख सकते हैं एग्जांपल्स की। मतलब यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल्स लिखूँ तो एग्जांपल्स के अंदर मैं ये लिख सकता हूँ कि वैलिड एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय नंबर। ये वाली जो ये तुम लोग पूरा लिख लेना, मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। वैलिड एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय डेटा जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर इस फॉर्मेट के अंदर नहीं है। एक लाइन यहाँ पे एज इट इज लिखना, वैलिड एग्जांपल ऑफ डेट ज्वाइंट। डेट ज्वाइंट भी जो है तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा अगर वो नहीं चलेगा। तो ये जो है तुम लोगों के पास इसकी इफेक्टिवनेस की बात हो गई। ये तुम लोगों के पास एग्जांपल आ गई, ये अपने पास खुद कंप्लीट करना। आई एम जस्ट टेलिंग यू द वे, मतलब यू सर कैन राइट दिस कि वैलिड एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय डेटा दैट वुड बी रिजेक्टेड बाय फॉर्मेट चेक एंड वैलिड एग्जांपल ऑफ डेटा डेट जॉइंट दैट वुड बी रिजेक्टेड बाय फॉर्मेट चेक। तो अगर इस फॉर्मेट के अंदर नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो शुरू में क्या किया, इफेक्टिवनेस बता दी, इफेक्टिवनेस के साथ जो है उनकी एग्जांपल्स भी बता दी। लेकिन ये 6 मार्क्स का है, 1 2 3 4, अभी तक हमें इसके 4 मार्क्स मिले हैं। बिकॉज 1 मार्क्स पर बुलेट पॉइंट एंड टू अचीव फुल मार्क्स द कैंडिडेट मस्ट इंक्लूड एटलीस्ट वन बुलेट पॉइंट फ्रॉम
व्हाट इज इफेक्टिव एंड 1 बुलेट पॉइंट फ्रॉम व्हाट इज नॉट इफेक्टिव। हमें इफेक्टिवनेस मेजर करनी है ना, तो ये तो हमने बता दिया कि यार क्या इफेक्टिव है। अगर तुम लोगों को इसके पूरे मार्क्स चाहिए तो अब तुम लोग यहाँ पे बताओगे कि व्हाट इज नॉट इफेक्टिव, कौन सी ऐसी चीज है जो इफेक्टिव नहीं होगी। तो यहाँ पे फिर यू कैन डेफिनेटली राइट के फॉर्मेट चेक ओनली चेक्स structure not content, so inaccurate data could be accepted। और ये भी हो सकता है कि एडिशनल वैलिडेशन में भी रिक्वायर्ड, ज़्यादा वैलिडेशन की जो है हमें ज़रूरत पड़ सकती है। और यहाँ पे इसकी एग्जांपल्स में क्या हो सकता है, इसकी एग्जांपल्स के अंदर ये भी आ सकता है कि वैलिड एग्जांपल। अब तुम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल इसकी लिख सकते हो, वैलिड एग्जांपल ऑफ employs data that would pass format check but is incorrect। तो यहाँ पे आप लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे 6 मार्क्स के। तो अगर अफेक्टिवनेस पे सवाल आए तो दोनों चीजें लिखना विद द एग्जांपल्स, तो फिर तुम लोगों को फुल मार्क्स मिलेंगे। ये अपने पास आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक सेकेंड, आप उसको एग्जाम्पल्स करा सकते हैं? क्या कह रहे हो? उसी इसी क्वेश्चन में उससे वो एग्जाम्पल्स करा सकते हैं जो डेटा रिजेक्ट होगी और जो डेटा एक्सेप्ट होगी। इसी क्वेश्चन की क्या करा दूं और मजीद एग्जांपल्स? हाँ, जो डेटा एक्सेप्ट होगी और जो रिजेक्ट होगी उन दोनों को बेटा एग्जाम्पल्स करा। देखो, इसके अंदर द पॉइंट इज दैट कि जैसे ये एम्प्लॉय नंबर है ना, तो एम्प्लॉय नंबर के अंदर एक फॉर्मेट दिया हुआ है। फॉर्मेट क्या है कि शुरू के अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं और उसके बाद बाकी के नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स हैं, 0 1 0 0 1। ये इसका एक फॉर्मेट है। अगर इस तरीके का डाटा आता है तो फॉर्मेट चेक बोलेगा ऑल ओके। लेकिन अगर इस तरीके का डाटा आ गया तो ये डाटा कौन सा है? अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि डिजिट्स भी ज़्यादा हैं। तो ये यहाँ पे ये कह रहा है कि इफेक्टिवनेस इसकी ये है कि फॉर्मेट चेक फॉरन बता देगा कि ये डाटा एक्सेप्ट होगा या नहीं, ये रिजेक्ट होगा या नहीं, और डाटा क्या एक्यूरेट फॉर्म के अंदर है या नहीं। फिर मैंने एग्जांपल दिया कि यार वैलिड एग्जांपल ऑफ एम्प्लॉय नंबर दैट वुड बी रिजेक्टेड बाय फॉर्मेट चेक, और डेट जो है वो चेक कर लेगा कि अगर वो इफेक्टिव है या नहीं, वो रिजेक्ट हुई है या नहीं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 35/22, किसी ने अगर यहाँ पे लिख दिया 30 मई 2023, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो फिर तुम लोगों ने लिखना है अपने पास, एक पार्ट हो गया व्हाट इज इफेक्टिव, फिर एक लिखोगे व्हाट इज नॉट इफेक्टिव। एक काम ये करो कि इसको जरा 5 मिनट 2 मिनट दे रहा हूँ, उसको अपने पास पढ़ो जरा। बेटा क्लियर है तो आगे चलें। मुनीब एंड मारिज, इज इट क्लियर? जी सर। यस सर। अब समझ आया आंसर डिलीवर कैसे करना है? जी सर।
चलो ये वापस चलते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कह रहा है कि आपके पास एक कंपनी है। देर इज अ कंपनी हैज एन ऑर्डरिंग सिस्टम विच मेक्स यूज ऑफ ट्रांजेक्शन फाइल एंड अ मास्टर फाइल। द ट्रांजेक्शन फाइल contains details of the goods ordered, details about the customer, and the total amount for each order. Identify two other items which would be there in the transaction file. अच्छा जी, एक ट्रांजैक्शन फाइल है जिसमें गुड्स ऑर्डर्ड है, डिटेल है कस्टमर की, टोटल अमाउंट, और क्या क्या होगा ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर। यू कैन राइट कस्टमर की आईडी आ सकती है, और जो आइटम वो ऑर्डर ऑर्डर करा रहा है उसकी भी आईडी आ सकती है। फिर आपसे कह रहा है कि कस्टमर पे फॉर देयर ऑर्डर्स एट द एंड ऑफ द मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ द मास्टर फाइल कंटेन्स ऑल फिर कस्टमर वो डिटेल्स एंड हाउ उसके मच मनी। अंदर कस्टमर आईडी और आइटम आईडी के अलावा और भी तो कुछ आ सकता है ना। और भी आ सकता है, स्टॉक आईडी आ कस्टमर सकता आई है, और भी बहुत सारी या एग्जांपल आ अमाउंट ऑफ सकती हैं। स्टॉक लेफ्ट, हम्म। ये भी आ सकता है। अमाउंट ऑफ स्टॉक लेफ्ट, या ये भी आ यस, सकता अमाउंट आईडी, स्टॉक आईडी, अमाउंट है। लेफ्ट, ओके। यस, आइटम्स आ सकते हैं, आ सकते हैं। ट्रू। अच्छा, इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट के अंदर लिखा हुआ है कि कस्टमर पे फॉर देयर ऑर्डर्स एट द एंड ऑफ द मंथ। द मास्टर फाइल कंटेन्स ऑल कस्टमर डिटेल्स एंड हाउ मच मनी दे ओ। द मास्टर फाइल इज अपडेटेड फ्रॉम ट्रांजेक्शन फाइल। डिस्क्राइब द डेटा प्रोसेसिंग नीडेड टू अपडेट द मास्टर फाइल। ये सवाल तो मैंने वैसे कराया है तुम लोगों को, दिस इज क्वाइट अ सिमिलर वन। कह रहे कि डेटा फिर प्रोसेसिंग आपने अपडेट खाली मुझे कराया था। अपडेट करानी है नहीं मास्टर तो फाइल की। तो उसके लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो ये होता है कि भाई आपकी जो भी ट्रांजैक्शन की फाइल है, योर ट्रांजैक्शन फाइल इज सॉर्टेड इनटू सेम ऑर्डर एज योर मास्टर फाइल। फिर होता यह है कि आपके पास फर्स्ट रिकॉर्ड इन द ट्रांजैक्शन फाइल इज रीड। फिर होता यह है कि बेटा फर्स्ट रिकॉर्ड इन द ओल्ड मास्टर फाइल इज रीड। आप लोग पेपर में पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। उसके बाद दीज टू रिकॉर्ड्स आर कंपेयर्ड इफ द रिकॉर्ड मैचेस द कंप्यूटर कैलकुलेट द न्यू अमाउंट ओन्ड यूजिंग द करंट अमाउंट फ्रॉम मास्टर फाइल। या अगर if the records do not match the computer writes old master file to new master file। ये भी हो सकता है। अच्छा, अच्छा, दोबारा से समझा रहा हूँ जिसको समझ नहीं आया। सवाल में कह रहे हैं कि कस्टमर पे कर रहा है अपने ऑर्डर के लिए महीने के एंड के ऊपर। मास्टर फाइल के अंदर सारी कस्टमर की डिटेल्स हैं और कितने पैसे उनको चाहिए। मास्टर फाइल अपडेट करा रही है ट्रांजैक्शन फाइल को। तो याद रखो, तुम लोगों के पास एक मास्टर फाइल है और तुम लोगों के पास कौन सी है, एक ट्रांजैक्शन फाइल। तुम्हारी जो मास्टर फाइल है वो अपडेट करा रही है किसको, ट्रांजैक्शन फाइल को। अब आपसे ये कह रहे हैं कि इसकी डेटा प्रोसेसिंग बताओ। डिस्क्राइब द डेटा प्रोसेसिंग नीडेड टू अपडेट द मास्टर फाइल। अब सबसे पहले तो देखो, अपडेट करने के लिए जो तुम्हारी ट्रांजैक्शन फाइल है उसको सेम ऑर्डर के अंदर होना चाहिए जो मास्टर फाइल के अंदर है। मतलब आइटम 1 पे कोई है तो वहां पे भी आइटम 1 हो।
फर्स्ट रिकॉर्ड जो है ट्रांजैक्शन फाइल का रीड होना चाहिए और फर्स्ट रिकॉर्ड इन द ओल्ड मास्टर फाइल शुड बी रीड एज वेल। दोनों को कंपेयर करना चाहिए। अगर दोनों आपके पास मैच हो जाते हैं तो वो नई अमाउंट को कैलकुलेट कर लेगा, और अगर नहीं मैच होते तो द कंप्यूटर राइट्स ओल्ड मास्टर फाइल टू द न्यू फाइल। मुनीब, इसमें कोई कंफ्यूजन है? हेलो मुनीब। जी सर, आप एक काम कर लो, इसको ना आपको किसी और वो प्रोसेस के अंदर सबमिट करा दो। क्या? इस सारे वो ट्रांजैक्शन फाइल को आपको जो आप ड्रॉ आवाज करके समझ नहीं आ रही समझाते हैं मुझे ना। तुम्हारी, रिपीट करो। सर मैं बोल रहा हूँ कि आप इसको ना वो ड्रॉ करके एक्सप्लेन कर लें, अच्छा अच्छा मास्टर अच्छा, फाइल और ओके। वो तो सारा कुछ। ये मुनीब की आवाज क्यों नहीं आ रही? सबसे पहले ट्रांजैक्शन फाइल है। इस ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर कुछ आइटम है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। फिर तुम्हारे पास एक मास्टर फाइल है, यहाँ पे कुछ आइटम्स हैं, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग के लिए देखना यह है कि जो ट्रांजैक्शन फाइल के अंदर आइटम्स हैं वो सेम ऑर्डर के अंदर हैं या नहीं जो तुम्हारी मास्टर फाइल में है। अगर पहले ऑर्डर के ऊपर ये आइटम है तो यही जो है सेम यहाँ पे 1 पे होना चाहिए, ऐसा ना हो कि ये किसी और ऑर्डर के अंदर हो। पहली चीज़ क्या है तुम्हारे पास? तुम्हारा सेम ऑर्डर। फिर क्या करना है? दोनों फाइलों में से जो पहला रिकॉर्ड है, ट्रांजैक्शन फाइल में से भी और ओल्ड फाइल में से भी, दोनों को क्या करना है? रीड। रीड क्यों करना है? ताकि दोनों को कंपेयर करा सके। कंपेयर क्यों कराना है? ये चेक करने के लिए कि जो तुम्हारा रिकॉर्ड है वो मैच हो रहा है या नहीं। अगर मैच हो गया तो कंप्यूटर क्या करेगा? वो कैलकुलेट कर लेगा न्यू अमाउंट। न्यू अमाउंट तुम्हारी करंट अमाउंट जो मास्टर फाइल में से और जो ट्रांजैक्शन फाइल में अपडेट होनी है वहां से। और अगर रिकॉर्ड मैच नहीं होता तो वो ओल्ड मास्टर फाइल के रिकॉर्ड को नए मास्टर फाइल पे सेम कॉपी पेस्ट कर देगा। ये एक प्रोसेस रिकॉर्ड फिर आपका चलता रहेगा और तब तक राइट होता रहेगा न्यू मास्टर फाइल में जब तक रिकॉर्ड सेम नहीं हो जाते। इज दिस क्लियर? यस सर। इसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑडियो फाइल्स कैन बी एडिटेड। डिस्क्राइब व्हाट इज एको is when applied to an audio chip. Describe what echo is when applied to an audio clip. Echo is, सर एको तो वो रिपीट करता है ना ऑडियो को yes, अगेन एंड अगेन। repeats the audio you have selected again and again. और क्या सर होता है? ईच रिपीट के बाद वो वॉल्यूम डिक्रीज होता है। Yes, वॉल्यूम डिक्रीज होता है। The volume decreases each time. और क्या हो सकता है? The delay time between each repeat is fixed. Yeah, it is used to create a loop as well. Explain why noise reduction is applied to an audio clip. तो वो बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करने के लिए या ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। To reduce background noise, to improve quality of sound. ये. Describe the term sampling resolution. तो कुछ वेव्स का वो होता है ना। अच्छा हाँ, वो हाउ मैनी सैंपल्स आर इन ईच वेव, तो ये मैंने तुम्हें लिखवाया भी था। एक्यूरेटली मेरे को। जी सर, ये मैं वही याद करने की कोशिश कर रहा यहाँ पे हम ये भी लिख था। सकते हैं कि मतलब जितना हायर सैम्पलिंग रेट होगा उतना हायर क्वालिटी, उतनी बड़ी साइज होगी उतना सैम्पलिंग ज्यादा हायर क्वालिटी का। सैम्पलिंग रेजोल्यूशन
refers to the number of samples in sound, और फिर हम ये लिख सकते हैं कि the higher the sampling resolution, the more accurate the waveform is. ये भी लिख सकते हैं कि the higher the sampling rate, the greater the sound file size. फिर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है हाउ सेज अ माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल सेंट्रल हीटिंग सिस्टम कंप्लीट द फ्लो चार्ट। तो पहले हमने स्टार्ट किया, स्टार्ट करने के बाद ओके, कंप्लीट द फ्लो टू शो हाउ द टेम्परेचर इन द हाउस इज कंटिन्यूसली कंट्रोल्ड। स्टार्ट तो हो गया लेकिन इनपुट तो उसने कराया ही नहीं, तो यहाँ कराते हैं इनपुट योर रिक्वायर्ड टेम्परेचर। कोई भी इसने वैल्यू भी नहीं दी हुई, तो यहाँ पे मैं डमी वैल्यू ले लेता हूँ, इस टेम्परेचर इज इक्वल्स टू प्रीसेट, जो भी उसका सेट है। तो इट विल गो वर्क लाइक दिस, सेंड सिग्नल्स टू ओपन वेव एंड सो ऑन। अच्छा, एक और चीज़ ये कि सेंड सिग्नल्स टू स्विच पंप के बाद ये इधर आएगा, फिर ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर जाएगा, और फिर ये ऐसे जाएगा। तो ये एरोज भी तुम लोगों ने लगाने हैं। और एक और चीज़ भी नहीं लिखी हुई इसमें, यहाँ पे आएगा नो, यहाँ पे आएगा यस। तो फिर ये कंप्लीट होगी 5 मार्क्स के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है कि द मैनेजर ऑफ अ शॉप हैज बीन आस्क्ड टू प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट सेल्स फिगर, स्टेट द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ चार्ट और ग्राफ टू शो द सेल्स ट्रेंड और टाइम। सेल्स का ट्रेंड बताने के लिए कौन सा चार्ट यूज होता है बेटा? सेल्स का ट्रेंड बताने के लिए हमेशा से लाइन यूज होता है। सर लाइन वो कह लो, लाइन वाला कुछ है। ग्राफ कह लो। स्टेट द मोस्ट सूटेबल टाइप ऑफ चार्ट और ग्राफ टू शो द सेल्स फिगर एंड द नेम्स ऑफ द 20 बेस्ट सेलिंग आइटम्स। तो यू कैन यूज बार चार्ट। Describe what is meant by proprietary software and open source softwares. Proprietary softwares और open source softwares में क्या फ़र्क है? तो पहली बात तो ये कि अगर मैं सबसे पहले बात करूं proprietary softwares, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकता हूँ कि they are created by software company using encoding system। और क्या हो सकता है? keeps the specification of data confidential। मतलब अगर प्रॉprietary सॉफ्टवेयर है तो उससे डाटा आपका सेफ रहेगा, सीक्रेट रहेगा। अच्छा, ये भी लिख सकते हो तुम लोग इसमें कि ये पब्लिश होता है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है, तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी यूज कर सकती है। कैन बी यूज्ड बाय कंपनी ओनली। इसके बाद अब फिर मेरे पास आएगा ओपन सोर्स का सॉफ्टवेयर। और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है आपके पास? ये हमेशा आपके पास फ्री होता है, एंड दिस इज डेफिनेटली ओपनली अवेलेबल। इट इज नॉट कवर्ड बाय एनी कॉपीराइट, और अगर ओपन सोर्स है तो इट अलाउ यूजर्स टू मॉडिफाई एंड शेयर। आप इसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो। इसके बाद बी पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज नीडेड। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। नॉट एवरीवन
can afford a proprietary सॉफ्टवेयर। एक पॉइंट ये हो सकता है, एक पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज़ फ्री। मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि इट इज़ easier to transfer data from one area to another as the computer is being used may not have compatible software। मतलब अगर कंपैटिबिलिटी की बात आए तो आप अपने सॉफ्टवेयर को ट्रांसफर करा सकते हो किसी दूसरी जगह पे। अरे